Hello friends, how are you? I hope you are good. Welcome to Expert Opinion. I am भावना फ्रॉम उत्तर प्रदेश. सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं CDP EVS हिंदी मिक्स प्रैक्टिस रहेगी. रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB की VS आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये आपको हेल्प करने वाले हैं. तो वीडियो को एंड तक देखेंगे. 20 क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान के होंगे, 20 हिंदी से और 20 EVS से होंगे. टोटल 60 क्वेश्चन को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है, जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती हैं. यह कथन विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या सही करता है? ठीक है, किस सिद्धांत की सही व्याख्या करता है बताना है. ऑप्शन है त्वरित विकास, क्रमिक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास. कहने का मतलब है जैसे कि आपको पता है कि एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है. मान लीजिए सर्दी के बाद में क्या आएगा? सर्दी, गर्मी और वर्षा ये चलता है. ठीक है, तो सर्दी के बाद क्या आने वाली है? गर्मी. ये आपको पता है. तो सर्दी जैसे ख़त्म होंगी तो कुछ कुछ गर्मियाँ पड़ने लगेंगी, यानी कि आने वाली गर्मी का आभास पहले ही हो जाता है, यानी एक दूसरे से संबंधित होती हैं ऋतुएं. ठीक उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था भी एक दूसरे से संबंधित हैं. तो ये विकास का कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, क्रमिक विकास का सिद्धांत. जैसे ऋतुओं का क्रम होता है उसी प्रकार अवस्थाओं का भी क्रम होता है. तो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा. ये कथन क्रमिक विकास के सिद्धांत से लिया गया है. क्रमिक विकास के सिद्धांत के अगर प्रवर्तक आपसे पूछे जाएं तो क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम है किंग. क्या नाम है? किंग. किंग माने राजा. ठीक है, तो किंग इसके प्रवर्तक का नाम है क्रमिक विकास के सिद्धांत. ठीक है, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है. किस चिंतन का मानना है कि बालक को प्रकृतिवाद के माध्यम से स्वतः ही सीखने का अवसर देना चाहिए? ऑप्शन है रूसो, जॉन डीवी, इवान इलिच या पाउलो फ्रेरे. आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा? तो मैं आपको हिंट देना चाहूँ तो प्रकृतिवाद के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं रूसो. तो यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा रूसो, ऑप्शन फर्स्ट. ठीक है, रूसो का ये मानना है कि बालक को प्रकृति के माध्यम से स्वतः ही खुद से सीखने के हमें अवसर देने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए. जीन जैक्स रूसो प्रकृति के जनक माने जाते हैं. किसके जनक? प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं. तो ये क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है, प्रकृतिवाद के जनक कौन हैं? तो रूसो हैं. ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एमिल. कौन सी पुस्तक थी? एमिल इनकी पुस्तक का नाम था. और एक पुस्तक थी इनकी सेकंड, सोशल कॉन्ट्रैक्ट. एमिल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं. ठीक है, तो इनमें शिक्षा से संबंधित इन्होंने अपने जो विचार थे, थॉट्स थे, उनको दिया था दोनों पुस्तकों में, एमिल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में. याद रखिएगा, प्रकृतिवाद के जनक रूसो हैं. और बच्चे को खुद से करने के अवसर देने चाहिए, प्रकृति में छोड़ देना चाहिए ताकि बच्चा प्रकृति के साथ खुद से सीख सके, स्वतः सीख सके. ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ देने चाहिए. कौन कहता है? रूसो कहते हैं. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर. बालक में निम्न में से कौन सा विकास शैशवावस्था में नहीं होता? ऑप्शन है गामक कौशल, सांवेगिक कौशल, मूर्त चिंतन या सभी. शैशवावस्था में कौन सा विकास नहीं होता? तो शैशवावस्था में मूर्त चिंतन नहीं आता. ठीक है, याद रखिएगा, मूर्त चिंतन शैशवावस्था में नहीं आता. 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आता है मूर्त चिंतन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था. और 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में. तो शैशवावस्था में क्या नहीं आता? मूर्त चिंतन नहीं आता. ऑप्शन थर्ड यहाँ करेक्ट हुआ. नेक्स्ट है, गांधी का सत्य नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? पुस्तक का नाम है गांधी का सत्य. ये पुस्तक किसने लिखी? एरिक एरिक्सन, कैरन हॉर्नी, कर्ट लेविन या BF स्किनर. बताएंगे फटाफट से आंसर क्या होगा? गांधी का सत्य नामक पुस्तक. तो इसका करेक्ट आंसर है एरिक एरिक्सन. एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया और एरिक एरिक्सन ने ही गांधी का सत्य नामक पुस्तक लिखी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए. अगला है, मनोरसायन के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? मनोरसायन यानी मेंटल केमिस्ट्री के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? ऑप्शन है अलेक्जेंडर वेन ने, जेम्स मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने या हर्बर्ट स्पेंसर ने.
आंसर बताएंगे इसका क्या होगा, मनोरसायन यानी मेंटल केमिस्ट्री के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। जो ऑप्शन थर्ड को आंसर कर रहे हैं, सी आंसर कर रहे हैं, उनका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, स्टार करके रखेंगे हर क्वेश्चन को। ये 60 क्वेश्चन जो मिक्स प्रैक्टिस में आपको करा रही हूँ, आप रीट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की या सुपर टेट की या केवीएस की, DSSB की, जहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आपके जरूर होंगे, क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, तीव्र प्रकाश में आंखें मिचमिचाना, इसको स्किनर ने किस प्रकार का व्यवहार कहा है? जब ज़्यादा तेज आपके सामने रोशनी होती है तो आप आंखें अगर मिचमिचाते हैं तो ये किस प्रकार का व्यवहार है स्किनर के अनुसार? ऑप्शन है अनुक्रिया व्यवहार, प्रसूत व्यवहार, अनुबंधित व्यवहार या आकस्मिक व्यवहार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुक्रिया व्यवहार। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। VF स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में, जिसे रिक्त प्राणी उपागम भी कहते हैं, SR सूत्र को RS में बदल दिया था। SR थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने, लेकिन स्किनर ने इसको RS कर दिया था। ठीक है, स्किनर ने क्या कर दिया था? RS कर दिया था। उसने उद्दीपक के कारण होने वाली क्रियाओं को अनुक्रिया व्यवहार और बिना उद्दीपक के कारण होने वाली क्रिया को प्रसूत व्यवहार कहा। जब आपके सामने कोई उद्दीपक होगा तब आप व्यवहार करेंगे तो अनुक्रिया व्यवहार होगा। ठीक है, तो आपके सामने उद्दीपक क्या है? तीव्र प्रकाश हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? अनुक्रिया व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जब आपके सामने उद्दीपक नहीं है, बिना उद्दीपक के आप कोई व्यवहार करते हैं तो उसे प्रसूत व्यवहार कहा। किसने? स्किनर ने, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इसका कारण है? ऑप्शन है तत्परता का अभाव, प्रभाव का अभाव, संतोष का अभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्लियर आपको आंसर समझ में आ रहा होगा कि क्या हो सकता है। आप किसी बच्चे को विद्यालय में तो बिठा सकते हैं लेकिन उसे ज़बरदस्ती उसके दिमाग में चीज़ों को भर नहीं सकते, ज़बरदस्ती अधिगम नहीं करा सकते क्योंकि वो तत्पर नहीं है। तो ये कौन सा सिद्धांत मानता है? तत्परता का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने तत्परता के नियम को सीखने का मुख्य नियम बताया और मुख्य नियम बताते हुए ये स्पष्ट भी किया था कि मन में उत्कृष्ट अभिलाषा सीखने में बहुत मदद करती है, यानी जब तक हम तत्पर नहीं होंगे तब तक हम कुछ सीख नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निद्रा, थकावट, आकांक्षा एवं भावनाएं हमारे अधिगम को प्रभावित करती हैं, यह निम्न में से कौन सा नियम है? ठीक है, निद्रा, थकावट, आकांक्षा और भावनाएं हमारे अधिगम को प्रभावित करती हैं, ये सत्य है, लेकिन ये कौन सा नियम कहता है? ऑप्शन है अधिगमकर्ता की मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम या समानता का नियम। तो निद्रा होगी तो किससे संबंधित है? मन से, मानसिक तनाव से, मानसिक स्थिति से संबंधित है कि निद्रा है, आप नींद नहीं ले रहे। थकावट है, आकांक्षाएं ज़्यादा हैं या भावनाएं प्रबल ज़्यादा हैं, तो ये अधिगम का कौन सा सिद्धांत है या अधिगम का कौन सा नियम है? अधिगमकर्ता की मानसिक स्थिति का नियम। तो ऑप्शन फर्स्ट के साथ में हम जाएंगे, अधिगमकर्ता की मानसिक स्थिति का नियम। फर्स्ट ऑप्शन जो लोग आंसर किए हैं, ए को जो आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। थॉर्नडाइक ने अधिगम का जो सिद्धांत दिए थे, अधिगम के 3 मुख्य सिद्धांत दिए थे या 3 मुख्य नियम दिए थे, 3 मुख्य नियमों की बात की थी। इसके अलावा 5 गौण नियम भी दिए थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये गौण नियम के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है? मनोविश्लेषणवाद से संबंधित कौन नहीं है? फ्रॉयड, जुंग, एडलर, कोहलर। जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रॉयड मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हैं, जुंग मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हैं, एडलर भी मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है, जबकि कोहलर किससे संबंधित हैं? गेस्टोल्टवाद से। ठीक है, किससे संबंधित हैं? गेस्टोल्टवाद से संबंधित हैं। इन्होंने कोहलर ने सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो गेस्टोल्टवादी हैं ये, कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर और कर्ट लेविन, ये सारे गेस्टोल्टवादी हैं, जर्मन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4, 5, 6 या 8? बताएंगे इसका आंसर। प्रोजेक्ट विधि में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, प्रोजेक्ट विधि में 6 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं? 6 अवस्थाएं। प्रोजेक्ट विधि के जनक पूछे जाएं तो किलपैट्रिक बताना है। क्या? किलपैट्रिक।
किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक हैं और इसमें 6 अवस्थाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी? परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रोजेक्ट का चयन करना, कार्यक्रम बनाना, कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप देना, कार्यक्रम का निर्णय और कार्य का विवरण लिखना। तो ये 6 अवस्थाएं हैं प्रोजेक्ट विधि की। इसके प्रवर्तक कौन हैं? तो किलपैट्रिक हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। बालक की वह दशा जिसमें बालक उत्तेजित होकर असंतुलन पैदा करता है कहलाती है भग्नाशा, मानसिक तनाव, मानसिक द्वंद्व या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मानसिक तनाव। जब बच्चा किसी भी स्थिति से, किसी भी दशा से उत्तेजित होकर संतुलन खो बैठता है, अनकंट्रोल हो जाता है, तो उसे कहते हैं मानसिक तनाव। जब मानसिक तनाव होता है तब बालक अनकंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट है, चित्र पूर्ति परीक्षण से बालक की किस प्रतिभा के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है? चित्र दिया और चित्र पूर्ति करने, अधूरा कोई चित्र दे दिया आपने और उससे कहा चित्र पूर्ति कीजिए, तो इस परीक्षण से बच्चे की किस प्रतिभा के बारे में, किस एबिलिटी के बारे में आप पता लगाना चाहते हैं? ऑप्शन है समायोजन, सृजनात्मकता, सामाजिकता, अधिगम स्तर। अब इतना इजी क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी बी, ऑप्शन सेकंड, सृजनात्मकता। यदि कोई बच्चे के सामने आपने अधूरा चित्र दिया है और उससे उसे पूरा करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो उसकी सृजनात्मकता होगी, खुद का लॉजिक होगा, यूनिक, यानी उसकी मौलिक उसके विचार होंगे खुद का। ठीक है, तो ये क्या है? सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 13, किस मनोवैज्ञानिक ने 130 बुद्धि लब्धि से अधिक बालक को प्रतिभाशाली बालक कहा? ऑप्शन है मोर्स एवं बिंगो, साइमन, क्रो एंड क्रो या टर्मन। आंसर बताएंगे इसका क्या होगा? 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक प्रतिभाशाली होते हैं, ये बात कही क्रो एंड क्रो ने, तो ऑप्शन थर्ड के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट, सामान्यतः कितने प्रतिशत बालक प्रतिभाशाली होते हैं? ऑप्शन है 1%, 10%, 60% या 80%। जनरली कितने परसेंट बालक प्रतिभाशाली होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 1%। स्किनर व हैरीमैन 2 मनोवैज्ञानिक हुए और इन्होंने प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग 1% बालकों के लिए किया, जो कि सबसे अधिक बुद्धिमान है। यानी सबसे अधिक बुद्धिमान बच्चे जो होंगे वो कितने प्रतिशत होंगे? केवल 1% होंगे। ठीक, आगे, बुद्धिमापन के चित्र में सर्वप्रथम कार्य करने का श्रेय किसे प्राप्त है? बुद्धिमापन के क्षेत्र में सर्वप्रथम कार्य करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने, कैली, थॉर्नडाइक या फिर हैब। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अल्फ्रेड बिने। जो लोग ऑप्शन ए को आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। बुद्धिमापन के संदर्भ में अल्फ्रेड बिने को सबसे ज़्यादा माना जाता है। बुद्धिमापन के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1879 सन याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। 1879 में प्रथम सफलता फ्रांस के अल्फ्रेड बिने को प्राप्त हुई थी। और आपको याद रखना है 1905 में साइमन के साथ में मिलकर इन्होंने साइमन परीक्षण भी दिया था अल्फ्रेड बिने ने, और टर्मन ने इसमें संशोधन किया था, कुछ परिवर्तन किया था। कहाँ पर? स्टैनफोर्ड बिने। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी स्टैनफोर्ड, इसीलिए इसको स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मूल्यांकन की प्रमाणीकृत विधि है। कौन सी मूल्यांकन की प्रमाणीकृत विधि है? ऑप्शन है साक्षात्कार और ये होगा व्यक्ति अध्ययन, आत्मकथा या रुचि परीक्षण। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? साक्षात्कार होगा, व्यक्ति अध्ययन होगा, आत्मकथा होगा या रुचि परीक्षण होगा। मूल्यांकन की प्रमाणीकृत विधि तो आपको याद रखना है साक्षात्कार, इसके अलावा व्यक्ति अध्ययन और आत्मकथा, ये तीनों ही अप्रमाणीकृत विधियां हैं, जबकि रुचि परीक्षण प्रमाणीकृत विधि है। ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस धारा में शिक्षक के कर्तव्य उल्लेखित हैं या शिक्षक के कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन है धारा 22, धारा 23, धारा 33 या धारा 35। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, धारा 23। धारा 23 में शिक्षक के कर्तव्यों का उल्लेख है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम
2009 के अनुसार। तो ऑप्शन सेकंड जो लोग आंसर किए हैं, ऑप्शन बी को जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 में शिक्षक के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। शिक्षक के कर्तव्य कौन कौन से रखे गए? समय पर पाठ्यक्रम को पूरा कराना, बालक की अधिगम कठिनाइयों को दूर करना और शिक्षण कार्य में प्राप्ति करना, माता पिता और संरक्षण के साथ में नियमित तरीके से बैठक करते रहना, उनसे मीटिंग करते रहना, ये सारे कर्तव्य शिक्षक के उल्लेखित किए गए धारा 23 में। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है। ऑप्शन है कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 10, कक्षा 1 से 12। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कक्षा 1 से 8। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था और पूरे देश में लागू करने की बात हो तो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से मतलब है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के क्षेत्र में इकाई उपागम की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है मॉरिसन, वॉटसन, जॉन डीवी, पावलोव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन हर बार, तो इम्पॉर्टेंट है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अधिगम के क्षेत्र में इकाई उपागम की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मॉरिसन। जो लोग फर्स्ट ऑप्शन को आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट। नेक्स्ट, सिगमंड फ्राइड की किस अवस्था को देवत्व कहा जाता है? ऑप्शन है इड, ईगो, सुपर ईगो, कोई नहीं। बताइए आंसर फटाफट। देवत्व यानी आशावादी प्रवृत्ति का हो जाना व्यक्ति का, तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सुपर ईगो। इड में क्या होता है? इड में बच्चे की या व्यक्ति की अतिरिक्त इच्छाएं होती हैं, ऐसी इच्छाएं जिनका पूरा होना संभव नहीं है, अतिरिक्त इच्छाओं का भंडार है इड। बात करें ईगो की तो ये वास्तविकता में जीता है, जो प्रेजेंट में वास्तविक में रियलिटी जो दिखाई देती है उसमें जीता है। सुपर ईगो क्या है? ये आशावादी हो जाता है, ये आशावादी हो जाता है। सिगमंड फ्राइड का मैंने थ्योरी डिस्कस की हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, और अगर आप चाहते हैं कि फिर से आपको क्लास प्रोवाइड की जाए नए तरीके से, तब भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपके लिए क्वेश्चन है ये आज का, इसका आंसर आपको बताना है। आहा अनुभव का संबंध किस शिक्षण विचार से है? ऑप्शन है गेस्टोल्ट अधिगम, शास्त्रीय अधिगम, व्यवहार अधिगम, मानसिक अधिगम। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको ही कमेंट करना है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन लोगों ने क्लास को ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, तो अच्छे से आंसर कर पाएंगे। आहा अनुभव यानी अचानक से होने वाला अनुभव, तो ये किस शिक्षण विचार से संबंधित है? आंसर करते रहिए सभी लोग। हम बात करेंगे हिंदी प्रैक्टिस की, तब तक आपके लिए 5 सेकंड का दिया जाता है रेस्ट। फटाफट से कोई पानी पीना चाहता है तो पी सकता है। अब हम बात करेंगे हिंदी की। वाल्मीकि शब्द का सही विश्लेषण है। 5 सेकंड आपके हो चुके हैं, आराम से अब आ जाइए, हिंदी को डिस्कस करते हैं। वाल्मीकि शब्द का सही विश्लेषण है। ऑप्शन है वाल्मीकि धन ई, वाल्मी धन की, वाल्मी धन की, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वाल्मीकि धन ई। वाल्मीकि धन ई वाल्मीकि शब्द का सही विश्लेषण है। वाल्मीकि में अप्रत्ययवाचक प्रत्यय ई का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विकारी शब्द नहीं है। ऑप्शन है भारत, लखपति, कंपनियां, यदि। आंसर बताएंगे क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अव्यय। अव्यय जो है ये अव्ययकारी शब्द है, ठीक है। यदि जो है ये अव्यय शब्द है, यानी अव्ययकारी शब्द है, और अव्यय को अव्ययकारी शब्द भी कहते हैं। तो ऑप्शन जो डी है यदि, ये अविकारी शब्द है, बाकी तीनों विकारी हैं। पूछा ये था कि कौन सा विकारी नहीं है, तो यदि विकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम पूछा है, तत्सम जो शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं उनको तत्सम शब्द कहेंगे, तो कौन सा तत्सम नहीं है ये पूछा है। उच्च, हस्त, नव्य, आँख। आंसर बताएंगे क्या होगा? और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आँख। तत्सम का जो तत्सम है
वो आँख नहीं है, ठीक है। इसके अलावा उच्च, हस्त और नव्य तीनों ही तत्सम हैं, जबकि आँख तद्भव शब्द है। आँख का तत्सम क्या होता है? अक्षी होता है। क्या होता है? अक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम हाथ में लेते ही हमारे सिर पर भारी जिम्मेदारी आ जाती है। किस शब्द? इस शब्द में ही है। इस शब्द में या रेखांकित शब्द में ही जो है वो क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, निपात है या सर्वनाम है? क्या है? कलम हाथ में लेते ही, तो वाक्य में क्या दिया जा रहा है? भार दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, और ही को हटा देने पर भी वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वाक्य के अर्थ पर। तो ये वाक्य में जो ही शब्द है ये क्या है? निपात है। ऑप्शन थर्ड जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें व्यंजन संधि है? ऑप्शन है संसार, युवावस्था, यथार्थवाद, कृतकार्य। व्यंजन संधि, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, संसार। संसार में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। इसका विच्छेद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे सम धन सार बराबर संसार। तो सम में ये क्या है? व्यंजन। यहाँ से स्वर को हटाया गया है तो हलंत लगा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर व्यंजन। व्यंजन संधि का रूल ये बनता है कि या तो पहले शब्द में व्यंजन होना चाहिए या बाद वाले शब्द में व्यंजन होना चाहिए, तब व्यंजन संधि बनती है। किसी एक साइड व्यंजन का होना जरूरी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, हम बुरे हैं जब तक यह ना समझेंगे तब तक अच्छे नहीं हो सकेंगे। इस वाक्य में क्रिया के रूप से किस काल का बोध होता है? ऑप्शन है हेतु हेतु मत भूतकाल, हेतु हेतु मत भविष्यत काल, अपूर्ण वर्तमान काल या अज्ञात वर्तमान काल। आंसर बताएंगे इसका क्या होगा? हम बुरे हैं जब तक यह न समझेंगे तब तक हम अच्छे नहीं हो सकेंगे। सही बात है कि जब तक हमें ये नहीं पता कि हम बुरे हैं तब तक हम अच्छे कहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि हम तो अपने आप में अच्छे हैं। तो ये किस काल से संबंधित है ये बताइए। ये लाइन बहुत कुछ कह रही हैं अगर समझे इंसान तो। इसका करेक्ट आंसर होगा हेतु हेतु मत भविष्यत काल, ऑप्शन बी। जब किसी वाक्य में कोई क्रिया भविष्य में होने वाली हो, ठीक है, जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक अच्छे नहीं हो सकेंगे। जब किसी भविष्य में होने वाली क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो वहाँ हेतु हेतु मत भविष्यत काल होता है। तो जब और तब, ठीक है, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड है, इसलिए हेतु हेतु मत भविष्यत काल हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लानि अंतःकरण की शुद्धि का एक विधान है। अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य है। ग्लानि जो है वो अंतः शुद्धिकरण का एक विधान है। अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य है विधानार्थक, निषेधात्मक, आज्ञार्थक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विधानार्थक। निषेधात्मक होगा नहीं, आज्ञार्थक भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। और जिन वाक्यों में कार्य की जो संपन्नता है उसका बोध होता है वहाँ पर विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है ये पूछा है। लिंग से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लिंग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है ये आपको बताना है। बुराई, प्रवृत्ति, लज्जा या दिया। आंसर कीजिए क्या होगा। तो देखिए, बुराई की प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति ऐसी ही है, उसे लज्जा नहीं आई, उसने दिया जलाया, तो दिया जो है ये स्त्रीलिंग ना होकर पुल्लिंग शब्द है और यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से सरल वाक्य नहीं है। कौन सा सरल वाक्य नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वह मिठाई लेकर आपके पास पहुंचेगा, इस कक्षा के छात्र बहुत उद्दंडी हैं, बीता परिश्रम, गीता या बीता जो भी है, बीता परिश्रम करती तो अवश्य सफल होती। तो बताइए कौन सा सरल वाक्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि बीता परिश्रम करती तो अवश्य सफल होती। ये मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। इसके अलावा तीनों ही सरल वाक्य हैं। पूछा था कि कौन सा सरल नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है ये सरल नहीं है। रीता परिश्रम करती ये आश्रित उपवाक्य होने की वजह से मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य नहीं है। निम्न में से क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य नहीं है। ऑप्शन है
जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। जहां आप पढ़ते हो वहां मैं पढ़ता हूं। आपको वैसा करना चाहिए जैसा डॉक्टर ने बताया है। पिता की इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बने। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिता की इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बने। तो ये क्रिया आश्रित उपवाक्य नहीं है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य नहीं है, जबकि ऊपर वाले तीनों क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं। तो ये वाक्य कैसा है? ये वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। पिता की इच्छा थी, किसकी इच्छा थी? पिता की इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बने। तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें वहां भेजूंगा जहां कंस गया है। इस मिश्र वाक्य में मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया आपसे पूछी है कि मुख्य क्रिया कौन सी है? ऑप्शन दिए हैं भेजूंगा, बनना, जहां, प्रतिज्ञा। आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। आपको याद क्या रखना है, जब भी कभी मिश्र वाक्य आए तो मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य की क्रिया मुख्य क्रिया होती है। जो प्रधान उपवाक्य होता है उसकी क्रिया मुख्य क्रिया होती है। इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है? मैं तुम्हें वहां भेजूंगा। तो जहां कंस गया है, ये कैसा है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, ये प्रधान उपवाक्य है। और जहां कंस गया है, ये क्या है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में प्रधान उपवाक्य की जो क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया होती है। तो मैं तुम्हें वहां भेजूंगा, तो भेजूंगा जो है ये मुख्य क्रिया है। ऑप्शन फर्स्ट जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। ठीक है, मैं तुम्हें वहां भेजूंगा, ये वाक्य कौन सा है? ये वाक्य है प्रधान उपवाक्य। इसके अलावा जहां कंस गया है, इतना वाक्य जो है ये क्या है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण के किस उपागम में ज्ञान का आयाम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है? ऑप्शन है इकाई उपागम, केंद्रित उपागम, सम्मिश्रण उपागम या मिश्रण उपागम। आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, केंद्रित उपागम। ये होता है पूरा सम केंद्रित उपागम। ठीक है, करेक्शन कर लेंगे, सम केंद्रित उपागम होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। सम केंद्रित उपागम में शिक्षण जो है इसमें ज्ञान का आयाम बढ़ता जाता है, उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है, यानी आरोही क्रम में बढ़ता जाता है। कौन से उपागम में? सम केंद्रित उपागम में। नेक्स्ट, काव्य के स्वर एवं भाव भंगिमाओं के साथ कविता पाठ के लिए उपयोगी है। कोई काव्य है, किसी काव्य का आप क्या कर रहे हैं? वाचन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो काव्य के स्वर और भाव भंगिमाओं के साथ कविता पाठ के लिए उपयोगी है। क्या उपयोगी है? पाठ कौशल पाठ या रट पाठ या बोध पाठ या उपयोजन पाठ। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आप किसी भी चीज़ में कुछ भी करने जा रहे हैं तो उसमें कौशलों का होना ज़रूरी है, कौशल का होना ज़रूरी है। आप उस चीज़ में अच्छे तरीके से पारंगत हों। ठीक है, तो काव्य के स्वर एवं भाव भंगिमाओं के साथ कविता पाठ के लिए उपयोगी क्या है? कौशल पाठ उपयोगी है। ऑप्शन फर्स्ट जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। रटने का कोई मतलब ही नहीं है, उपयोजन का भी नहीं है, बोध की बात बाद में आएगी। पहले यहाँ बात हो रही है काव्य के स्वर और भाव भंगिमाओं के साथ, कि जैसा काव्य है उसमें स्वर, लय, भाव भंगिमाएं, आपके फेस के एक्सप्रेशन, सारी चीज़ें कविता पाठ के लिए जो हैं ज़रूरी हों, वो क्या हो जाएगा? कौशल पाठ हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, पाठ सीखने की प्रक्रिया में प्रारंभिक बिंब है। ऑप्शन है दृष्टि बिंब, श्रुति बिंब, विचार बिंब, भाव बिंब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाषा सीखने की प्रक्रिया में प्रारंभिक बिंब है, तो करेक्ट आंसर होगा दृष्टि बिंब। कौन सा बिंब? दृष्टि बिंब या दृश्य बिंब। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, दृश्य बिंब या दृष्टि बिंब। नेक्स्ट, भाषा संसर्ग प्रणाली को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है निगमन प्रणाली, समवाय प्रणाली, प्रयोग विधि या पुस्तक विधि। भाषा संसर्ग प्रणाली को अन्य समवाय प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, देखो और कहो विधि में निम्न में से किस बिंब का विशेष महत्व है? देखो और कहो विधि में ऑप्शन है श्रुति बिंब, दृष्टि बिंब, विचार बिंब या भाव बिंब। बताएंगे आंसर क्या होगा। देखो और करो,
देखो और कहो। तो देखो और कहो, देखने के लिए क्या जरूरी है? दृष्टिबिंब। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। देखो और करो, तो दृष्टिबिंब जो है इसका विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट, शुद्ध उच्चारण तथा वर्तनी की शुद्धता हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है। ऑप्शन है संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, खेल विधि या उपकरण विधि। शुद्ध उच्चारण और वर्तनी की शुद्धता के लिए उपयोगी विधि कौन सी होगी? करेक्ट आंसर होगा विश्लेषण विधि। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से भाषा शिक्षण के अन्य संसाधनों में शामिल है। भाषा शिक्षण के अन्य संसाधनों में शामिल है, क्या शामिल है? बाल सभा, प्रार्थना सभा, निबंध प्रतियोगिता, उपर्युक्त सभी। तो बाल सभा भी भाषा संसाधन माना जाता है, क्योंकि बाल सभा में जब कोई एक्टिविटी आप कराते हैं तो बच्चे की भाषा का विकास होता है। प्रार्थना सभा में भी बच्चे से जब प्रेयर कराते हैं, कोई पोएम, स्टोरी, कुछ थॉट वगैरह सुनते हैं, तब भी बच्चे की भाषा का विकास होता है। निबंध प्रतियोगिता में भी बच्चे की भाषा विकास होता है। तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मूल्यांकन का विशिष्ट क्षेत्र नहीं है पूछा है। ऑप्शन है शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, सामाजिक विकास या धार्मिक विकास। तो मूल्यांकन में शारीरिक विकास पर भी जोर दिया जाता है, शैक्षिक उपलब्धियों पर भी जोर दिया जाता है, सामाजिक विकास पर भी जोर दिया जाता है, जबकि धार्मिक विकास से मूल्यांकन का कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है, जब किसी परीक्षण में विद्यार्थी विभिन्न अवसरों पर या उसी प्रकार के भिन्न भिन्न परीक्षण पदों में प्राप्त फलांकों में क्षमता होती है। जब बच्चा अलग अलग परिस्थिति में विद्यार्थी को अलग अलग अवसर दिए जाते हैं या उसी तरीके के समान परीक्षण के पदों में समान फलांक यानी समान नंबर लेकर आता है, नंबरों में समता रहती है, तो परीक्षा का यह गुण कहलाएगा। ऑप्शन है व्यापकता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या विश्वसनीयता। तो बार बार जब आप कोई परीक्षण कर रहे हैं और फलांक उसका सेम आ रहा है, तो ये होती है विश्वसनीयता। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब हम बात करेंगे ईवीएस की, पर्यावरण अध्ययन की। तो अभी आपके लिए 5 सेकंड का फिर से रेस्ट दिया जाता है। दाना पानी जो भी करना है कर सकते हैं, किसी को समोसे अमोसे जो खाने हैं खा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरावली श्रृंखला के पश्चिम और क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में से राजस्थान के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? अरावली श्रृंखला की तरफ पश्चिम और उत्तर पश्चिम में जिले कितने हैं? 12 जिले हैं। इन 12 जिलों में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%, 86%, 52% या 35%। तो राजस्थान के 12 जिले थार मरुस्थल में आते हैं। कौन से मरुस्थल में? थार मरुस्थल में आते हैं राजस्थान के पश्चिमी 12 जिले, ठीक है। और राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% भाग है ये। टोटल कितना भाग है? पूरे राज्य का 60%। क्या? थार मरुस्थल, है ना। और इसमें राज्य की कुल 40% जनसंख्या निवास करती है, 40% भाग पर जनता निवास करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, वृक्क की संरचना वृक्क की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। वृक्क की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, डेंड्रॉन या एक्सॉन। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन सेकंड जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है काली देवी, किशोरी देवी, कल्याणी देवी या कस्तूरी देवी। किसान आंदोलन का नेतृत्व शेखावाटी की महिला ने किया था, उसका नाम है किशोरी देवी। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। किशोरी देवी ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को एक विशाल महिला सम्मेलन में अध्यक्षता करने का काम किया था किशोरी देवी ने, ठीक है। महिला सम्मेलन हुआ था कब? 25 अप्रैल 1934 को। कहाँ पर? कटराथल में, ठीक है। तो यहाँ पर किशोरी देवी ने अध्यक्षता की थी उस पूरे सम्मेलन की। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट, विज्ञान शिक्षण की कमियों को दूर करने हेतु किसका गठन किया गया? ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन आयोग या इनमें से कोई नहीं। विज्ञान शिक्षण की कमियों को दूर करने के लिए
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, राधाकृष्णन आयोग। विज्ञान शिक्षण में जो कमियां थी, कहने का मतलब है राधाकृष्णन आयोग जो था ये उच्च स्तर की शिक्षा के लिए बनाया गया था और विज्ञान शिक्षण में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए इसका गठन किया गया था राधाकृष्णन आयोग का। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सामाजिक पर्यावरण का अर्थ है, ऑप्शन है पर्यावरण में मनुष्य द्वारा लाया गया परिवर्तन, पर्यावरण में मनुष्य के प्रतिकूल विवरण, पर्यावरण में जैविक घटक, पर्यावरण में अजैविक घटक। बताएंगे फटाफट से इसका आंसर। पेडागोजी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक पर्यावरण से तात्पर्य होता है पर्यावरण में मनुष्य के द्वारा लाया गया परिवर्तन। ऑप्शन फर्स्ट जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता के या हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय जाता है। कालीबंगा की खोज का श्रेय किसको जाता है? राखलदास बनर्जी, ए घोष, डॉक्टर गोपीनाथ या डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल। बताइए आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ए घोष। ठीक है, कालीबंगा जो है इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? ए घोष को जाता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है। गुरु शिखर जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1770 मीटर, 1070 मीटर या 1622 मीटर। आंसर फर्स्ट ही करेक्ट है, 1722 मीटर। गुरु शिखर जो कि सिरोही में है, आबू पर्वत है, ये सिरोही में स्थित है और इसे कर्नल टॉड ने संतों का शिखर भी कहा। किसने? कर्नल टॉड ने क्या कहा? संतों का शिखर कहा। किसको? गुरु शिखर चोटी को। 1722 इसकी क्या है? ऊंचाई है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, सिरोही में ये स्थित है। गुरु शिखर आबू पर्वत, ठीक है, गुरु शिखर आबू पर्वत पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है। ऑप्शन है रोहिड़ा, सागवान, खेजड़ी या बबूल। थार का कल्प वृक्ष, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, खेजड़ी। जो लोग सी आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, कौन सा जिला है? बाड़मेर है, जालौर है, जैसलमेर है या सिरोही है। राजस्थान का वह जिला जो गुजरात और राजस्थान से मिलता है, आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बाड़मेर। फर्स्ट ऑप्शन जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला विधि का दोष नहीं है। ऑप्शन है खर्चीली, अधिक खर्चीली, समस्त प्रकरणों के लिए उपयोगी नहीं, अव्यावहारिक पद्धति या अधिक छात्रों के समूह के लिए प्रभावकारिता में कमी। बताइए प्रयोगशाला विधि का दोष कौन सा नहीं है। चारों दोष, 3 दोष दिए हैं और एक जो है वो नहीं है, बताना है जो दोष नहीं है। आंसर होगा अव्यावहारिक पद्धति। इसके अलावा अधिक खर्चीली होती है प्रयोगशाला विधि, समस्त प्रकरणों के लिए उपयोगी नहीं होती और ज़्यादा छात्रों में भी ये प्रभाव नहीं दिखा पाती। तो ये तीनों दोष हैं, जबकि अव्यावहारिक पद्धति ये कहना गलत होगा क्योंकि ये व्यावहारिक पद्धति है। नेक्स्ट, वैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। वैराट जो है ये प्राचीन काल में कहाँ की राजधानी थी? मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की या अर्जुनायन राज्य की। वैराट जो है ये प्राचीन समय में मत्स्य क्षेत्र की या मत्स्य राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। महाभारत के समय वैराट को मत्स्य क्षेत्र की राजधानी बताया गया और यहाँ के राजा विराट के यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास भी बिताया था। राजा विराट के यहाँ पर जब पांडव चले गए थे वनवास के लिए तो उन्हें क्या किया गया था? वनवास के बाद में 1 साल का अज्ञातवास भी दिया था और यहीं के राजा यानी विराट के राजा विराट के यहाँ पर अज्ञातवास बिताया था 1 साल का। और अभी प्रेजेंट में अगर ये स्थान आपसे पूछा जाए कहाँ पर है तो प्रेजेंट में ये जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है, गुलाबी नगर, पिंक सिटी, जयपुर, राजस्थान की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है, किसमें अंतर करती है? प्रतिभावान छात्रों में, सामान्य छात्रों में, कमज़ोर छात्रों में या सभी में। विभेदकारी यानी अंतर करने वाली विभेदकारी परीक्षा किसमें अंतर करेगी? तो सभी छात्रों में अंतर करेगी, प्रतिभावान में भी, सामान्य में भी, कमज़ोर में भी। तो ऑप्शन डी बेहतर है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है? तो कहाँ पर किसानों का नृशंस हत्याकांड हुआ था जिसको महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से बढ़कर भी बताया है? तो ये कहाँ हुआ था? बेंगू में, बिजौलिया में, दुधवा खारा में या नीमू चाणा में? आंसर बताइए क्या होगा। आपको याद रखना है 13 मई 1925 को 13 मई 1925 को 1925 13 मई 1925 को अलवर जिले के नीमू चाणा हत्याकांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी जघन्य बताया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई। कहाँ खोली गई? भीलवाड़ा, भीनमाल, मालपुरा या नेवाई? बताइए इसका आंसर। वस्त्रोद्योग नगरी भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में ही सबसे पहली बार वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई थी राजस्थान की। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्त्र उद्योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है भीलवाड़ा को, याद रखिएगा क्वेश्चन अगर बन जाए। गागरोन जल दुर्ग स्थित है। गागरोन जल दुर्ग कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, पिछोला झील में, गंभीरी नदी पर या चंबल नदी पर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर गागरोन जल दुर्ग स्थित है। झालावाड़ जिले में गागरोन का दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना है और ये दुर्ग 7 संत पीपा और संत मिट्ठे शाह के स्मारकों के लिए विख्यात है। कौन से संत? संत पीपा और संत मिट्ठे शाह, इनके स्मारकों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन है सुयोग्य नागरिक विकसित करना, सही है। जीविकोपार्जन और स्वस्थ आदतों का विकास, सही है। विकास और पर्यावरण का संरक्षण, सही है। और लास्ट है उपयुक्त सभी, यही करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट है। डबल टाइपिंग। नेक्स्ट, सोनोग्राफी विकसित करने वाला वैज्ञानिक है। सोनोग्राफी किसने विकसित की? ऑप्शन है हाउसफील्ड, थियोडर मैन, ओलक वॉन रैम या विलियम रॉजन्स? आंसर बताएंगे क्या होगा। सोनोग्राफी को विकसित करने वाले वैज्ञानिक, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ओलक वॉन रैम। ओलक वॉन रैम ने सोनोग्राफी विकसित की थी। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहली बार ओलक वॉन रैम के द्वारा ये विकसित किया गया था सोनोग्राफी को। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाली किरणों को अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड किसे कहेंगे? पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक वाली जो किरणें होती हैं उनको अल्ट्रासाउंड कहेंगे। इन्हें लेजर कोनेट के क्रिस्टल से पीजो इलेक्ट्रिक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आपको याद रखना है सोनोग्राफी सबसे पहले विकसित करने का श्रेय जाता है ओलक वॉन रैम को। अगला है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जिला कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उदयपुर। उदयपुर राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट, रामदेव के मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है। ऑप्शन है रिखिया, परचा, औलिया, पगल्ले। बताइए आंसर क्या होगा। रामदेव के मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ करेक्ट हुआ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता? ऑप्शन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पैरासिंथेटिक तंत्रिका तंत्र, स्वचालित तंत्रिका तंत्र या सिंथेटिक तंत्रिका तंत्र। श्वसन क्रिया का नियंत्रण, तो इसका करेक्ट आंसर है स्वचालित तंत्रिका तंत्र। श्वसन क्रिया का नियंत्रण स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा नहीं होता। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, ये थे 20 क्वेश्चन CDP, 20 क्वेश्चन हिंदी और 20 क्वेश्चन EBS। टोटल 60 क्वेश्चन को हमने इस क्लास में डिस्कस किया है। आउट ऑफ 60 आपके कितने करेक्ट हुए ये ज़रूर बताएं और आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें,
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें, मिशन सरकारी मास्टर। यहाँ इस क्लास से रिलेटेड टेस्ट आपका कराया जाएगा, तो आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। इसके अलावा आपने क्लास में कितना सीखा ये जांच सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर।